वंदे मातरम। सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक हमने ग्रोथ की जहाँ से शुरुआत हुई, ओरिजिन हुई, उसको हम देखने वाले हैं। जहाँ से ग्रोथ की अवधारणा शुरू होती है, अब तक तो हमने जितना बताया वो सारी चीज़ें जो व्यक्त की गई थी, जो हैरल्ड डोमर के आने के बाद देखा गया था, उसके बाद 90 आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी बताया है, ठीक है, इसके पहले जो हमने ग्रोथ में बताया था, तो उसको जो लीफ जोहानसन ने दिया वो 1965 में दिया था, 1965 में अपने एक पेपर, और वो भी इस मॉडल के आने के बाद दिया, क्योंकि ये 1936 में आया था। इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो इसीलिए 1965 में जो क्लासिकल है उसका अध्ययन किया गया कि मतलब क्या उसमें ग्रोथ के बारे में कुछ कहा गया है, तो उसके बाद उसको पब्लिश किया 1965 में लीफ जोहानसन ने, कई लोगों ने वैसे पब्लिश किया था। तो बस यही थी, यहाँ से मुख्य रूप से ग्रोथ की शुरुआत हुई। कहने का मतलब ये है कि यहीं से ग्रोथ का नाम लिया जाता है, और इन्होंने ही ग्रोथ की अवधारणा दी थी। कौन? हैरल्ड और डोमर। सबसे पहले हैरल्ड, ठीक है, एफ हैरल्ड, और फिर डोमर ने। आगे हम इसी चीज़ को देखते हैं। चलिए, अब RF हैरल्ड तथा E डोमर, देखिए ये दोनों प्रारूप प्रमुख रूप से किन्सियन अवधारणा जैसे गुणक, तुरक, बचत, निवेश इत्यादि पर आधारित है। तो ये किन्सियन अवधारणा पर आधारित है। जैसे ही किन्स का 1965-36 में निकलता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, साथ साथ पैरेलल में एक किताब पब्लिश होती है जिसको आप देख लेंगे यहाँ पे, टूवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स, 1936। और इन्होंने चर्चा किया कि किस प्रकार से हम मतलब कि जो लॉन्ग रन का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम पा सकते। ग्रोथ को मतलब कि हो सकता है 1 सेकंड में पा लें, मतलब स्टैटिक स्थिति में किसी समय पे आप ग्रोथ पा सकते हैं, लेकिन अर्थात समृद्धि हो सकती है किसी देश में, लेकिन लॉन्ग रन की बात कि मतलब कि ग्रोथ को होते रहना है, ये पाना बहुत मुश्किल है। दैट इज़ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो स्टेडी स्टेट इस इक्विलिब्रियम को पाना बहुत मुश्किल है। उसी की बात हैरल्ड ने कहा, और इन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, मतलब दीर्घकाल में। इसीलिए तो सबकी दिक्कत हो गई, सब लोग रिसर्च करने लगे जल्दी जल्दी कि हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा था किन्स की जितने भी अवधारणा थी, सारा चीज़ें उसी के हिसाब से इन्होंने अपना दिया था, ठीक है। और बाद में आप देख लेंगे यहाँ पे इनके जो हैरल्ड और डोमर जो मॉडल है ना, एक अमेरिकन है, एक रसिया के हैं। तो जो हैरल्ड और डोमर मॉडल है, अगर आप देखेंगे इसी को किन्सियन प्रारूप बोलते हैं, किन्सियन मॉडल। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि किन्सियन मॉडल किसको बोलते हैं, तो दैट इज़ हैरल्ड डोमर मॉडल। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक क्या था, सेमिनार पत्र था 1934 में, एक सेमिनार पत्र आया टूवर्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक्स लाइन। फिर लास्ट में 36 में किताब के रूप में, हम गलत नहीं बता रहे हैं, 36 रूप में वही किताब के रूप में पब्लिश हुआ। सारी चीज़ें वही हैं, मतलब कि जो अवधारणा माना है, बचत निवेश, बचत फलन, गुणक फलन, निवेश फलन, वही सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे मान किसने दिया था ना, बचत और निवेश का सिद्धांत, बस वही है। अभी देखिएगा इक्विलिब्रियम में वही आएगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें, दीर्घकाल की बात है ना, तो इसीलिए दो चीज़ें हैं कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना कोई आवश्यक नहीं है, और उपरोक्त समस्या ये हैरल्ड प्रथम समस्या, ये हैरल्ड प्रारूप का प्रथम समस्या है। कौन सा समस्या? चलिए, कौन सा समस्या? इन्होंने दो चीज़ें कहा है कि जो समृद्धि का संतुलन है, मतलब कि जो लॉन्ग रन में, उसी को सतत अवस्था कहा जाता है। तो लॉन्ग रन में जो संतुलन है ना समृद्धि की, ग्रोथ की, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ को अगर हम जी से मान लें तो डेल्टा जी अपन जी। ग्रोथ तो वर्तमान में अगर ग्रोथ होगा तो जी बोल देंगे, लेकिन अगर दीर्घकाल में होगा तो हम डेल्टा जी अपन जी लिखेंगे, ठीक है। ये ग्रोथ है। तो सतत अवस्था में होना इन्होंने असंभाव्य है, मतलब कि हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं, असंभाव्य, कभी कभार हो सकता है। दैट इज फर्स्ट, इसे प्रथम समस्या बोलते हैं, ठीक है। प्रथम समस्या, फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम किसे कहते हैं? इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ इक्विलिब्रियम, कि संतुलन की समस्या हो सकती है कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं रहती है। दीर्घकाल में समस्या मतलब दीर्घकाल में संतुलन नहीं होता है समृद्धि के लिए, कभी कभार हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं मिलता, यही प्रॉब्लम। दूसरा, अस्थायित्व का समस्या। अस्थायित्व का समस्या इन्होंने कहा था कि समृद्धि संतुलन में अस्थायित्व की समस्या होती है, अर्थात जो संतुलन होता है ना वो अस्थायी होगा। अगर हो भी गया, अगर हो मान लीजिए संतुलन दीर्घकाल में हो भी गया तो वो अस्थायी होगा, मतलब कि एक साथ नहीं होगा कि हो गया तो होता ही रहे संतुलन, नहीं। चाकू से, कि सोलो ने कहा था चाकूधार संतुलन, कि हो भी गया लेकिन
हो निश्चित समय पर इन्वेस्ट थोड़ी देर के लिए हो सकता है, तुरंत फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी या तो स्फीति के रूप में चली जाएगी। तो बस यही है, हमने पूरा निचोड़ बता रहे हैं इसको पूरा। देखिए प्रारूप में 3 चीज़ें हैं, इसको निम्न स्टेप में जो शीर्षक है तो हम बोल सकते हैं कि इन चरणों में, स्टेप्स में हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम उसको मान्यताएं देखेंगे, दूसरा उसमें संतुलन समृद्धि दर देख जाँच करेंगे, देन उसकी प्राप्ति कैसे होगी उसका, नंबर 3 उसकी जाँच करेंगे, प्रकृति की जांच की, क्या इक्विलिब्रियम होती है तो क्या दीर्घकाल में होती है, उसकी अस्थायित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, उसकी स्टेबिलिटी होती है, ये तीनों की जांच हम करेंगे। हमने जब सबसे पहले बताया मॉडल, इसमें हमने बताया कि 2 चीज़ें हमें पढ़ना है, एक तो हम उसकी थियोरी पढ़ेंगे, दूसरा हम उसकी इक्विलिब्रियम का जाँच करेंगे, ठीक है, उसकी प्रकृति का जाँच करेंगे। चलिए आगे, प्रारूप की मान्यताएं सबसे पहले देख सकते हैं, इसे हम प्रारूप की मान्यताओं में आधारभूत प्रारूप भी इसको बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि फलन कैसे है, फिर बचत फलन, उसके बाद उत्पादन फलन और निवेश फलन, इन 4 ही फलन को हमें देखना है। आगे देख लेते हैं फटाफट। अब इन्होंने जो जनसंख्या वृद्धि फलन है ना, उसको लेबर से दिया है, एल से डिनोट किया है, और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि फलन को एल से डिनोट किया है। और जानते हैं ना कि अगर मान लीजिए एल जनसंख्या है, यल जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालेंगे, वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल अपन एल, या डेरिवेशन करेंगे इसका, वही होता है डेरिवेशन में। तो यह डेल्टा एल अपन एल बराबर पता है क्या होता है, एन इन्होंने बताया, डेल्टा एल अपन एल इक्वल टू एन। याद करिएगा जब हम प्रतिष्ठित सिद्धांत देख रहे थे ना, उसमें ये बताया था, चूँकि माल्थस पे आधारित था, कि जैसे ही मजदूरी बढ़ेगी, अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी जैसे ही बाजार मजदूरी से अधिक होगी, ठीक है, जीवन निर्वाह मजदूरी और बाजार मजदूरी में अगर सरप्लस होगा, मतलब कि W माइनस W स्टार अगर प्लस में आएगा, अर्थात कि बाजार मजदूरी ज़्यादा है, मजदूरी लोगों को ज़्यादा मिल रही है, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने कहा था, जो इन्होंने एटकिंस ने हैरड ने ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब कि वेज से कोई संबंधित नहीं है, अर्थात डेल्टा एल अपन एल इक्वल टू W से कोई संबंधित नहीं। इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना कि यह एक फैक्टर यन से डिनोट होता है, यह एक फैक्टर यन से डिनोट होता है, यन से क्यों, और यन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, यन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ये कैसा है, बायोलॉजिकल फैक्टर, अर्थात जैविक घटना, अर्थात जो जनसंख्या में वृद्धि कैसी घटना है, इकोनॉमिक घटना एक्टिविटीज़ नहीं है, ये मतलब कि बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है। चलिए बस यही है। सेकेंड इज बचत फलन। बचत फलन किस पे कैसे होता है, हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो बचत फलन है ना, वो यहाँ पे तो आप देख लीजिए कि बचत के बारे में इन्होंने कहा है कि एसटी, देखिए बचत, देखिए यहाँ पे एसटी क्यों लिखा है, एसटी मतलब कि वर्तमान में बचत, प्रेजेंट टाइम में बचत, तो एक किसके बराबर होता है, SYT के, वाई क्या है, देखिए टी तो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है और वाई क्या है, राष्ट्रीय आय को बता रहा है, या आय का स्तर बोल सकते हैं, ठीक है, ये रियल इनकम को बताता है, तो आप इसे आय का स्तर बोल सकते हैं। और यस क्या है, यस क्या है, यस क्या है, यस बता रहा है यहाँ पे, यस यहाँ पे बता रहा है कि सेविंग रेशियो बता रहा है कि जो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जिससे आपने बचत किया, उसी को सेविंग बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन फलन, अर्थात उत्पादन को यहाँ पे वाई से लिखा गया, उत्पादन फलन बराबर क्या होता है, के बाई भी। के क्या है, के है पूंजी दिखा रहा है, और यल क्या, और एक सेकेंड, और जो भी है ना वो कैपिटल आउटपुट रेशियो CUR दिखा रहा है, कैपिटल आउटपुट, अर्थात ये बोल सकते हैं कि तकनीक को बता रहा है, टेक्नोलॉजी। एक सेकेंड नंबर, फिर जो वाई है, वाई ये बता रहा है कि के बाई भी, के क्या है, पूंजी है, और भी है कैपिटल आउटपुट रेशियो, अर्थात कैपिटल आउटपुट मतलब कि कुछ पूंजी लगा, 1 यूनिट पूंजी लगाने पे कितना यूनिट उत्पादन हो रहा है, दैट अगर मान लीजिए ये जितना कम होता है ना, कि वो देश के लिए उतना बढ़िया होता है, अर्थात उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, अर्थात कम पूंजी लगाने पे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, अर्थात इसका मान अगर कम होता है, इसका मतलब है कि कम पूंजी लगाने पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, ये टेक्नोलॉजी को बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
उसी को चित्र के माध्यम से समझाया गया, उतना वो नहीं। निवेश फलन क्या है? निवेश फलन में इन्होंने बताया है यहाँ पे ऐसे, डेल्टा के टी और आई टी। टी क्या है? प्रेजेंट समय। डेल्टा के क्या है? पूंजी में परिवर्तन, अर्थात आपके पास कितना पूंजी आया है। पहले पूंजी कितना था उससे मतलब नहीं है, वर्तमान में कितना पूंजी आया है। जितना ही पूंजी आएगा तो आप जानते हैं ना कि डेल्टा के अर्थात पूंजी इक्वल टू आई होता है, कि जितना ही आपके पास पूंजी है आप उतना क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। ये मान्यताएं हैं। तो डेल्टा के इक्वल टू आई अर्थात जितना आपके पूंजी में वृद्धि हुई आपने उसको क्या किया? निवेश कर दिया। इसीलिए निवेश को हम डेल्टा के इक्वल टू आई के रूप में देख रहे हैं। ओके, चलिए अब आईटी के लिए कैसे होगा? आईटी के लिए चलिए, आईटी के लिए आईटी ऐसे होता है, आईटी इक्वल टू यू है जो कैपिटल, देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना कि जो यू है यहाँ पे, एक सेकंड, सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात है, वही कैपिटल आउटपुट रेशियो बता रहा है, जैसे भी बता रहा था वो भी ही है, ठीक है, इसे यू लिख दें या भी बोल दें, सीमांत पूंजी अनुपात वही है। और फिर वाई टी माइनस 1 क्या है? ये उत्पादन में वृद्धि को बता रहा है, और अर्थात उत्पादन में जितना ज़्यादा वृद्धि होगा उतना आपके पास पूंजी आएगी और उतना ही आप निवेश करेंगे। इसीलिए जो आईटी है ना वो भी और वाई टी माइनस 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना ही उत्पादन में वृद्धि होगी, ये डेल्टा वाई को बता रहा है। आप ऐसे बोल दें कि मतलब कि आय में जितना वृद्धि हो रही है ये क्या बढ़ाएगा? ये पूंजी को बढ़ाएगा, और यही पूंजी क्या होगा? निवेश होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब संतुलन समृद्धि दर कैसे प्राप्त करेंगे? पहले संतुलन समृद्धि दर है क्या? संतुलन समृद्धि दर ये है जिसे हम बोलते हैं जी ग्रोथ है, एस सेविंग है, और भी COR कैपिटल आउटपुट। ये क्या बता रहे हैं? जो ग्रोथ है, किसी देश का ग्रोथ किस दो चीज़ों पे निर्भर करता है? दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक सेविंग अनुपात अर्थात आप कितना बचत कर रहे हैं, दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो या तकनीक की आपके पास कैसी है। तो आप कितना पैसा बचा ले रहे हैं, और दूसरा आपके पास उत्पादन करने के लिए तकनीक कैसी है, इन दोनों पे ग्रोथ निर्भर करता है। इन्होंने फंक्शन दिया, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन दिया, और इसी को जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है भारत की उसमें लागू किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था, इसी पे आधारित था, ठीक है। और उसमें ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा हुई थी, 2.5 लक्ष्य था और उसमें 3.5 आया था। चलिए अब इसकी प्राप्ति कैसे करें? तो हमने बताया कि ये उसी की तरह है जैसे कि किन्स का था, तो इसीलिए इन्होंने क्या बताया कि संतुलन वहाँ होगा जहाँ पे यस इक्वल टू आई होगा, अर्थात सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आप जितना सेविंग कर रहे हैं ना उतना इन्वेस्टमेंट के अगर बराबर होगा तो यहाँ पे संतुलन होगा, समझ रहे हैं। और तकनीक आपकी बेहतर होना चाहिए, तो आप वो आई में आ जाता है। किस में आता है? आई में। कैसे आता है देखिए, यस इक्वल टू अर्थात इसको टी माना गया है। कई जगह आप देखेंगे ना इस समीकरण में टी लिया है, टी लिया है मतलब प्रेजेंट समय की बात कर रहा है, इसलिए टी लिया। तो अगर आप टी मन करें तो लिखें, अभी हम बिना टी के समझा रहे हैं। तो ये अगर मान लीजिए ना यस इक्वल टू इन्होंने एस वाई टी लिखा है, ठीक है, और दूसरा इन्होंने वाई इक्वल टू क्या लिखा है? भी वाई माइनस 1। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? एस वाई। अब भी को इधर भेज देंगे तो पता है क्या हो जाएगा? भी को तो एस अपान वाई हो जाएगा, सॉरी एस अपान, चलिए फिर ब्लैंक पे समझाते हैं। ये हो जाएगा एस इक्वल टू आई, दूसरा कलर ले ले रहे हैं, एस इक्वल टू आई हो जा रहा है। अब एस इक्वल टू आई को इन्होंने एस वाई लिखा है, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिख दे रहे हैं। एस टी इक्वल टू आई टी, देन एस वाई टी इक्वल टू भी वाई टी माइनस 1। अब चलिए क्या बोलते हैं, एस को भी को इधर कर लेंगे ना तो एस बाई भी हो जाएगा, और वाई टी को अगर उधर कर देंगे तो पता है क्या हो जाएगा? वाई टी माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई टी हो जाएगा। और पता है वाई टी क्या बता रहा है? कि क्या बता रहा है? उत्पादन में वृद्धि को बता रहा है, अर्थात इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई टी अपान वाई टी इक्वल टू एस बाई भी।
अर्थात ग्रोथ बता रहा है ना, वाई टी माइनस वन, अर्थात वर्तमान में जो आय का स्तर है पिछले में जितना स्तर है उसको घटा रहे हैं। तो हमारे पास डेल्टा वाई टी निकल गया, उसमें चेंज को बता रहा है ये, और फिर वाई टी नीचे लिख दिए। और फिर जो डेल्टा वाई टी अपन वाई टी अर्थात आय में कितना वृद्धि हुआ उसको आय में वृद्धि दर को ये बता रहा है। डेल्टा वाई टी अपन वाई टी क्या बताता है, आय में वृद्धि दर को बताता है। तो आय में वृद्धि दर बराबर कितना हो गया, एस बाई भी। तो आय में देखिए डेल्टा जो डेल्टा वाई टी अपन वाई टी इक्वल टू एस बाई भी लिखा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि आय में वृद्धि कितना हुई, और आय में वृद्धि कितनी के बराबर होगी, उसी को हम ग्रोथ बोलेंगे। जो आय में वृद्धि होगी उसी को हम ग्रोथ बोलेंगे, और इसी को एस अपन भी बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसका डेरिवेशन होता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए अभी बस इतना ही। हमने जो सारी चीज़ें समझा है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की चीज़ें, हाँ कुछ और चीज़ें हैं जिसको इसमें लिखा नहीं गया है, जिसको हम बाहर से बताते हैं। 2-3 चीज़ें हैं कि जो ग्रोथ होता है ना, वहाँ पे ग्रोथ 3 प्रकार से निर्भर होता है। ग्रोथ 3 चीज़ों की जब ग्रोथ होगी एक साथ होगी तब जाके वास्तव में ग्रोथ होगा। कौन? एक होता है ग्रोथ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ वारंटेड ग्रोथ रेट, एंड सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ, एक सेकेंड, ये तीनों ग्रोथ रेट जब बराबर होंगे, देखिए GN का मतलब क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट। GW का मतलब है कि वारंटेड ग्रोथ रेट, वह ग्रोथ रेट जिसको जो मतलब कि जिन्होंने निवेश किया है, निवेशक अर्थात मान लीजिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर है या सरकार है, वो चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं। और तीसरा होता है ग्रोथ रेट GR, या बोल सकते हैं कि वास्तविक या रियल ग्रोथ, मतलब वास्तव में कितना है, वास्तव में वो देश कितना पीछे है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, वास्तव में वो, ये वास्तविकता को बताता है। दूसरा ये वारंटेड को बताता है कि लोग चाहते कितना है। नंबर तीसरा की ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ रेट अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में इन्होंने नेचुरल ग्रोथ रेट में पॉपुलेशन को ग्रोथ को देखा। तो ये तीनों मतलब कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट जितना निवेशक चाहते हैं, और तीसरा GR अर्थात रियल ग्रोथ रेट अर्थात वास्तव में कितना ग्रोथ है, ये तीनों जब एक साथ होंगे तब जाके वास्तव में ग्रोथ होगा। और मुश्किल की बात यह है कि जो GN है नेचुरल ग्रोथ रेट, और वारंटेड ग्रोथ रेट, और मतलब कि GR अर्थात रियल ग्रोथ रेट, ये तीनों अलग अलग तत्वों से निर्धारित होते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि कभी कभार इस संतुलन में हो जाएं, लेकिन दीर्घकाल में संतुलन में नहीं होते हैं। इसी को सोलो ने क्या किया है, नाइफ इज प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, हेरोड मॉडल, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। आप इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे PDFs के। चलिए, यहाँ पे हेरोड मॉडल है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप इस चैनल को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या और फिर इसको सेंड भी कीजिएगा ताकि और लोगों को लाभ हो। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।